हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इनगेज आज है संडे। इनगेज आपको पता है कि मैं संडे को क्या करता हूं। मैं करने वाला हूं गाइस आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। और गाइस यहाँ पे मैंने 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पिक करा हुआ है अपने कमेंट सेक्शन से, और उन्हीं 5 पोर्टफोलियो को करने वाला हूँ रिव्यू। इसके अलावा गाइज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी का जो मार्केट का मूड माहौल है, इसको ध्यान में रखते हुए वो 3 कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको जाके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और गाइज ये तीनों ही फंड देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है और लंबे समय में आपको काफी ढेर सारे पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे उन 3 म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें जाके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो बात करेंगे यहाँ पे आपका पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे सुनील चौहान है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो फॉर 15 इयर्स। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो सुनील जी, आपका जो पहला फंड है यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये फंड काफी सही फंड है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे जिनका सेकंड फंड का यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही फंड है, तो आप इस फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दोनों ही फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही अलाउड है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करेंगे जिनका नेक्स्ट फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड देखिए तो वैसे काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और फर्दर का जिनका कहना है यहाँ पे ये है कि इसमें कोई चेंज करना हो तो बताइए, और सिर्फ मुझे एक मिड कैप कैटेगरी का फंड ऐड करना है, तो इनके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन सही बैठ सकता है। पहला ऑप्शन रहेगा एचडीएफसी मिड कैप फंड का, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, इन दैट केस एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस एसआईपी के केस में देखे तो काफी शानदार देखने को मिलता है अक्रॉस दैट टाइम फ्रेम। गाइज इन एडिशन टू दिस, इनका एक और भी क्वेश्चन है कि भाई इनको लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो कौन कौन सा फंड होगा जो कि इनके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो वहां पे मैं इनको 3 फंड सजेस्ट करने वाला हूं, लेकिन ये पॉइंट मैं आगे चल के आपको कवर करके बताऊंगा। तो गाइज ये तो बात रही सुनील चौहान जी का पोर्टफोलियो का। बात करेंगे आपका नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे जुनैद शेख है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, चौथा फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पांचवा फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ईटीएफ। इसके बाद देखें तो इनके पास यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर इनका कहना यह है कि भाई हर एक फंड में इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है, और ये 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इनका रिस्क प्रोफाइल जो गाइज निकल के आता है वो काफी अग्रेसिव नेचर का निकल के आता है। एंड फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि आई वांट टू ऐड मल्टी एसेट फंड टू डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो, प्लीज सजेस्ट एंड रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर। तो बात करेंगे जिनका पहला फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो दोनों ही फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड के साथ जाना है, तो उस केस में आप जा सकते हैं इधर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखता है। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। बात करें इनके तीसरा फंड का यानी कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का, तो देखे तो ये फंड हालांकि काफी सही फंड है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। लेकिन मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पे मेरा डाउट आ जाता है कि भाई यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए। भले ही आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन आपको मल्टी कैप फंड के बदले
आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखता है। बात करें इनका नेक्स्ट फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड वैसे देखें तो काफी सही फंड है अपनी कैटेगरी में, तो आप इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनका नेक्स्ट फंड का यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ईटीएफ का, तो ये फंड भी देखें तो वैसे काफी सही फंड है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपने ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड रखा हुआ है तो आपको अलग से दो फंड नहीं ऐड करना चाहिए, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं इंडेक्स कैटेगरी का ही निकल के आता है। तो मेरा सजेशन तो यहाँ पे यही रहेगा कि आपको ईटीएफ से हट के आपको जो इंडेक्स फंड है उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, और जो पैसे बच जाएगा उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने इंडेक्स फंड के साथ ही, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ का प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस जैसे फ्लक्चुएट होता है तो उसी तरीके से इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन जरूर होगा ट्रैक करने में। तो इसीलिए मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आपको ईटीएफ के बदले अपने पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए इंडेक्स फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। इसके बाद आपने बोला हुआ है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 ईयर का, जो कि किसी भी एंगल से देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आपका ये जो 7 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है इसको बढ़ा के आपको कहीं ना कहीं 10 से 12 साल के आसपास में करना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। बात करिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आपने पूछा हुआ है कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहते हैं जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को एसेट वाइज डाइवर्सिफाई करना है, इन दैट केस आप गोल्ड में जाके पैसे डाल सकते हैं, या फिर आप एफडी में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एफडी में मैं आपको प्लेन वनीला एफडी नहीं बोलूंगा, आपको मैं बोलूंगा कि आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक एफडी जिसमें आपका ऑटो स्वीप का फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि आप उस एफडी को इमरजेंसी फंड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो आपको कोई अलग से मल्टी एसेट फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, और क्योंकि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपका जो मैक्सिमम पैसे है वो इक्विटी के साइड ही रहना चाहिए। तो गाइस ये रही बात आपका जुनैद शेख का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो प्रदीप सिंह जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है, और इनका कहना यहाँ पे ये है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चौथा फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, पांचवा फंड है यहाँ पे आपका टाटा डिजिटल फंड। इसके बाद देखें तो इनके पास है टाटा स्मॉल कैप फंड, फिर इनके पास कोटक स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली है इनके पास यहाँ पे एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड। तो बात करें इनका पहला फंड का यानी कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये फंड देखिए तो वैसे सही फंड है, लेकिन पिछले 1 से 2 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है। तो प्रदीप सिंह जी अगर आप इस फंड से स्विच कर सकते हैं, इन दैट केस मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो आपने अपने पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखा हुआ है। पहला फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, एंड तीसरा फंड है यहाँ पे आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपको इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, एंड दूसरा स्मॉल कैप फंड हो सकता है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप लमसम भी कर सकते हैं और आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, वहां पे लमसम अलाउड नहीं है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बात करें आपका सेक्टोरल फंड का, तो आपने 2 फंड रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर से, यानी कि आपके पास यहाँ पे आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको दोनों फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और जो पैसे आपके पास बच जाएगा उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड दूसरा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। एंड बात करिए आपका लास्ट फंड का यानी कि एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है। तो प्रदीप सिंह जी जो भी मैंने यहाँ पे सजेशन दिया है आपको, आप अपने पोर्टफोलियो में जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी सही दिखने लग जाएगा और काफी सॉर्टेड भी हो जाएगा, और ये पोर्टफोलियो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो बरसा दफाड़े है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है, और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो वर्षा जी आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, ये काफी सही फंड है। बात करें इनका दूसरा फंड का यानी कि यूटीआई निफ्टी
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे देखे तो इससे बेहतर फंड आपको मिल सकता है इंडेक्स कैटेगरी से, और वो फंड होगा आपके लिए इधर एचडीएफसी इंडेक्स फंड, या फिर यहाँ पे आपके लिए हो सकता है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स प्लान है, जो कि काफी सही तरीके से आपको परफॉर्म करके देता है। तो आप उन दोनों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस फंड को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहता है इंडेक्स कैटेगरी में। बात करें इनका तीसरा फंड का, यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट नहीं है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड को, लेकिन ध्यान रहे अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तब भी ऐसा करें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस ये फंड सही है आपके लिए, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करें इनके चौथा फंड का, तो वो फंड निकल गया था यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो यहाँ पे देखे तो आपने ऑलरेडी एक इंडेक्स कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐड करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में। मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको इन दोनों में से एक ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आप पैसिव फंड के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप एक्टिव फंड के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप एक्टिव फंड के साथ जाना चाहते हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर एचडीएफसी टॉप 100 फंड के साथ ही, या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ। ये दोनों फंड ज्यादा बेहतर दिखता है मुझे लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी से। बात करें इनका लास्ट फंड का, यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी सही निकल के आता है इस फंड का। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये फंड आपके लिए सही काम कर रहा है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि नहीं ये फंड आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपके पास दो ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपके लिए रहेगा यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं। तो वर्षा जी जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस बताए आपको, अगर आप इन चेंजेस को अप्लाई कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सॉर्टेड हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको काफी ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। बात करिए नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो आर सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है, और इनका कहना यहाँ पे ये है कि हाई सर, आई एम कंटिन्यूइंग थ्रू एसआईपी इन फॉलोइंग म्यूचुअल फंड, प्लीज काइंडली रिव्यू। इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तीसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, चौथा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पांचवा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, छठा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इनका लास्ट फंड से, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आर सिंह जी आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका चौथा एंड पांचवा फंड का, तो ये दोनों फंड देखिए तो अपने कैटेगरी में काफी सही फंड है, तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बात करें आपका दूसरा एंड तीसरा फंड का, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड के साथ जाना चाहिए, वो ज्यादा सही फंड है। लेकिन यहाँ पे बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये फंड मुझे उतना बेहतर नहीं लगता है, तो आप इस फंड को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में दो मिड कैप कैटेगरी के फंड को रखना है, इन दैट केस आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। इन बात करें आपका पहला फंड का, यानी कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन हाल फिलहाल में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये फंड आपके लिए सही काम कर रहा है, इन दैट केस आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये फंड आपके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन निकल के आता है आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड, दूसरा ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो गाइस ये रही बात आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। और गाइस यहाँ पे मैंने 5 पोर्टफोलियो को रिव्यू किया है, और गाइस आशा करता हूं जो भी मैंने चेंजेस बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर रिस्पेक्टिव चेंजेस अप्लाई करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सॉर्टेड हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको काफी ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म करके देगा आपका पोर्टफोलियो। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आपको लमसम करना है तो 3 फंड कौन कौन सा होगा जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आगे चल के ये तीनों फंड आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, इन साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इनगेज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करने वाला हूं गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि वो 3 म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको काफी सही तरीके से पैसे बना के दे सकता है।
तो गाइस बात करें यहाँ पे सुनील चौहान जी का फिर से, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई आई वांट टू डू 10 लाख लमसम, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वेयर आई डू, यानी कि इनको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम के माध्यम से, तो कौन कौन सा फंड होगा जहां पे इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पे आप जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे, पहले बात करेंगे आपका लमसम रिटर्न का, एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, जिससे ये पता चलेगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न का, तो बात करेंगे आपका पहला फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। और बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.51% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.55% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.45% का। तो गाइस लमसम के केस में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली आप बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का। बात करेंगे आपका दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड। एंड गाइस बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.77% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 39% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 19.5% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल मिंट का फंड मुझे काफी शानदार दिखता है लमसम के रिटर्न के मामले में भी। बात करेंगे आपका तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से, और वो फंड देखे तो काफी हाई रिस्क फंड है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे गाइस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस देखे तो काफी शानदार परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का। तो बात करेंगे आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.19% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको मोर देन 51% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे आपका लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको मोर देन 30% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस अपने आप में देखे तो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस क्वांट स्मॉल के फंड की भी बात करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और बात कर लेते हैं गाइस इन तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का एंड 71 का, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो निकल के आता है कि यहाँ पे आपका 110 का, एंड इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। तो गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाता है 110 का। एंड गाइस डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है 71 का, यानी कि ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो उस केस में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके देता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। एंड बात करें गाइस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी अपसाइड रेशियो काफी शानदार देखने को मिलता है जो कि 100 के ऊपर है। एंड गाइस इस फंड का डाउनसाइड रेशियो देखो तो बहुत कम दिखने को मिलता है 47 का, जो कि यही दिखाता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट अपसाइड में रहता है यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। सिमिलरली बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। एंड बात करें जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी अपसाइड रेशियो देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है 110 का। इन्वेस्टमेंट का डाउनसाइड रेशियो भी देखा गया तो काफी सही दिखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा सा अपर साइड में जरूर है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन गाइस यहाँ पे फंड थोड़ा सा रिस्की है तो रिटर्न भी आपको काफी बेहतरीन बना के देता है, और लमसम के केस में देखा गया तो इससे बेहतर रिटर्न किसी भी फंड का नहीं है। एसआईपी में देखे तो कुछ फंड है जो कि इसके आसपास में देखने को मिल जाता है, लेकिन लमसम के केस में देखे तो इसके आसपास में कोई भी फंड देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड इन तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का। और गाइस ये तीनों फंड देखे तो मुझे काफी सही दिखता है, तो अगर आप चाहे तो आप जाके इन तीनों फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए और अपना रिस्क रिवार्ड सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया उसके वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको
5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है। और गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया है वो चेंजेस आप जाके अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी सॉर्टेड हो जाएगा और काफी ऑप्टिमाइज तरीके से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है अगले 20 से 25 सालों में। इसके अलावा गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 3 फंड कौन कौन सा होगा जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और ये तीनों फंड भी आपको लंबे समय में काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है तो भर दीजिए अपना क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन को। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।